हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड की एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसका नाम है 1 वीक 1 यूनिट। तो 1 वीक 1 यूनिट में ये है वीडियो नंबर 8, लास्ट वीडियो है हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड की। इससे पहले मैंने आपको 7 पार्ट्स दिए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो और देन लास्ट जो हमारी आज की वीडियो है, दिस इज ऑन थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। रेफरेंसिंग के क्या क्या स्टाइल्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होते हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है आज की वीडियो के बाद। लिंक आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर भी। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बहुत सारे PDF PYQ भी प्रोवाइड करूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स नेट JRF को भी ज्वाइन कर लें सो दैट आपको नेट के रिगार्डिंग टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे और साथ ही साथ आपको जितना भी क्वालिटी कंटेंट है वो भी आपको मिलता रहे। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं आर्टिकल की। देखो, आर्टिकल राइटिंग, अब आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल आर्टिकल जो कि किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में छपा होता है, वो तो होता है आर्टिकल जो कि किसी भी पर्सन ने लिख दिया और उसने छपवा लिया। लेकिन एक होता है रिसर्च आर्टिकल जो कि स्पेसिफिक रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर कुछ फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं और उस फाइंडिंग्स को जब लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च आर्टिकल। तो फर्क होता है नॉर्मल आर्टिकल में और रिसर्च आर्टिकल में। नॉर्मल आर्टिकल जो होता है वो एक कंसेप्चुअल पेपर होता है, जो भी चीजें आप लिखते हो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हो, वो आप पब्लिश करवा देते हो इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन। ये बेसिकली क्या होता है, एक जर्नल प्रेजेंटेशन होती है। आपका कोई भी एक कॉमन टॉपिक होता है, उसके ऊपर आप जर्नल प्रेजेंटेशन देते हो, अपने व्यूज को लिखते हो। इन्फॉर्मेटिव इन नेचर मतलब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप देते हो, कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाते हो। और ये जनरली कहाँ पर पब्लिश होता है, ये कुछ पब्लिकेशंस होती हैं लाइक कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री पब्लिकेशन। तो उनकी जो न्यूज़पेपर होती है, उनकी जो मैगजीन होती है, उनके अंदर जो आर्टिकल्स छपते हैं वो नॉर्मल आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन हमें बात करनी है रिसर्च आर्टिकल की, क्योंकि हम कर रहे हैं रिसर्च। तो रिसर्च आर्टिकल क्या होता है कि जब कोई भी रिसर्चर कुछ फाइंडिंग्स ढूंढता है और उस फाइंडिंग्स को अपनी राइटिंग्स में लिख देता है या कुछ भी एक तरह से पेपर तैयार करता है, आर्टिकल तैयार करता है, तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर। इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे करवाऊंगी, लेकिन बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं ये समझने की जरूरत है। रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर दोनों ही क्या होते हैं, रिसर्चर के द्वारा लिखे जाते हैं और रिसर्चर्स के लिए लिखे जाते हैं। दैट मीन्स एक रिसर्चर लिखता है, और किन रिसर्चर के लिए लिखता है, जो कि लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जिसे हम आर्टिकल रिव्यू भी बोल सकते हैं। कि जो भी आर्टिकल ऑलरेडी लिखे गए हैं उनको आज के लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। लेकिन अगर हम आज लिख रहे हैं तो जो फ्यूचर के रिसर्चर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। तो ये लिखे जाते हैं रिसर्चर के द्वारा और रिसर्चर्स के लिए ही लिखे जाते हैं। रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे बेस होता है। जैसे आप प्राइमरी सोर्स डाटा बोलते हैं ना, जो कि डाटा ओरिजिनल डाटा होता है और उसी पर्सन से कलेक्ट किया जाता है जो पर्सन उस डाटा को अपने पास रखता है, या जो पर्सन उस चीज की इंफॉर्मेशन रखता है उसी पर्सन से वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा मैंने आपको करवाया था प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहां से देख लें। तो यहाँ पर अगर हम रिसर्च आर्टिकल के रिसर्च पेपर की बात करें, तो रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर किस चीज पे बेस होते हैं, हमारी प्राइमरी डाटा पे बेस होते हैं। स्पेसिफिक फाइंडिंग्स यहाँ पे निकाली जाती हैं। दैट मीन्स जो भी फाइंडिंग्स निकालेगा रिसर्चर, उसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, उसी स्पेसिफिक कंटेंट पे निकाली जाती है। पब्लिश कहाँ किया जाता है, रिसर्च जर्नल में किया जाता है। वहां जो हमारा नॉर्मल आर्टिकल था वो कहाँ किया जाता था, वो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में किया जाता था। लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो कहाँ पर किया जाता है, वो रिसर्च जर्नल में पब्लिश किया जाता है। और ये रिसर्च कैसी होती है, ये साइंटिफिक रिसर्च होती है, जहां पर हम इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। नेक्स्ट आता है रिसर्च आर्टिकल इज रेफरेंस फॉर रिसर्च पेपर। जब भी हम आगे रिसर्च पेपर लिखते हैं उसके लिए एक रेफरेंस का काम कौन करता है, रिसर्च आर्टिकल करता है। तो जो रिसर्च आर्टिकल होती है वो बेस बनती है हमारे रिसर्च पेपर के लिए। अब डिफरेंस क्या होता है बिटवीन रिसर्च आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर। हमने बात की जो रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, दोनों ही रिसर्चर के द्वारा लिखे जाते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। रिसर्च आर्टिकल जो होता है वो ब्रॉडर सेंस में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जर्नली जो चीज होती है वो होती है हमारी रिसर्च आर्टिकल, लेकिन जब उस जर्नल चीज को हम थोड़ा पर्टिकुलर ले जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक ले जाते हैं, वो उसका जो स्कोप होता है वो नैरो हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च पेपर बोलते हैं। जब रिसर्च आर्टिकल की हम बात करें तो इसमें हम कोई भी मेथड्स को मेंशन नहीं करते कि हमने डाटा कलेक्ट कैसे किया, हमने डाटा को एनालाइज कैसे किया,
किसी भी तरह का कोई मेथड यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम रिसर्च पेपर की बात करें तो रिसर्च पेपर के अंदर किस किस मेथड को यूज किया गया है, डाटा के सोर्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाती है। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको करवाया था। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि अगर कोई भी रिसर्च पहले की गई है तो उसको हम हमारी रिसर्च करने से पहले उसको हम रीड कर लेते हैं कि लोगों ने क्या क्या फाइंडिंग्स निकाली, उन लोगों की क्या क्या सजेशंस हैं, तो वो सारी चीजें हम हमारी रिसर्च करने से पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें भी कुछ क्लैरिटी मिल सके। लेकिन अगर हम बात करें रिसर्च आर्टिकल में, तो रिसर्च आर्टिकल में लिटरेचर रिव्यू नहीं किया जाता, लेकिन रिसर्च पेपर में लिटरेचर रिव्यू को इंक्लूड किया जाता है। या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस रिसर्च हो चुकी हैं उसको हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है समरी कैन इंक्लूड। इसके अंदर रिसर्च आर्टिकल के अंदर हम समरी को इंक्लूड करते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समरी हम नहीं करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया टू बी पब्लिश्ड आर नॉट पर्टिकुलर। कहते हैं कि जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो पर्टिकुलर नहीं होता, दैट मीन्स जर्नल होता है, ब्रॉड। मैंने यहाँ पर पहले ही बताया था कि जो जर्नल सेंस में लेकर चलता है वो हमारा क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिसर्च पेपर होता है वो फिक्स्ड होता है, डिपेंड ऑन द जर्नल वेयर यू वांट टू पब्लिश योर पेपर, कि जहां पर आपको अपना पेपर पब्लिश करना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, फिक्स्ड होती है, मेंशन होती है। रिसर्च आर्टिकल एविडेंस बेस्ड होता है, लेकिन जो रिसर्च पेपर होता है उसमें एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और रिसर्च पेपर जो होता है वो 10 to 15 डेज के अंदर कवर हो जाता है। ये तो थी हमारी रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट भी एक जर्नल सेंस में हम इसको लेके चलते हैं, और रिपोर्ट हमें क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें जो डिस्कशन होती है वो टॉपिक बेस्ड होती है, जर्नल डिस्कशन होती है, समरीज यहाँ पर होती है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पर की जाती है। जब भी हम कोई चीज कंक्लूड करते हैं उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया जाता है, उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है, और किसी भी नई नॉलेज की क्रिएशन रिपोर्ट में नहीं होती है। रिपोर्ट हम क्या करते हैं, जब भी हमने कोई चीज फाइंडिंग्स निकाली है तो उसको हम एज इट एज लिख देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली क्या है, ये रिपोर्ट है। यहां पर किसी भी तरह की कोई न्यू नॉलेज को क्रिएट नहीं किया जाता। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज आर्टिकल रिव्यू, या जिसे हम रिव्यू आर्टिकल बोलते हैं, कि जहां पर हमें आर्टिकल को रिव्यू करना होता है। आर्टिकल को रिव्यू करने का यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे कि हम रिसर्च में हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसी तरीके से आर्टिकल रिव्यू किया जाता है। कि जब भी हम कोई आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, न्यू रिसर्च आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं उसी टॉपिक पे, और हम क्या करते हैं उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या जो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, ताकि हमें कुछ आइडिया मिल सके कि हम किस तरीके से आर्टिकल को लिख सकते हैं, उन लोगों के सजेशंस क्या हैं जिनको हमें फॉलो करना है, सो दैट हमारा जो आर्टिकल है वो और ज्यादा इफेक्टिव लगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि रिव्यू आर्टिकल। आर्टिकल को रिव्यू करने का मतलब क्या है, टू डेवलप आइडिया, मतलब जहां पर हम आइडिया को डेवलप करना चाहते हैं अबाउट एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन अ टॉपिक बेस्ड ऑन ऑल पब्लिश्ड रिसर्च। जो भी ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च है उनके अंदर जो भी आर्टिकल्स लिखे गए थे या आर्टिकल्स जो भी पब्लिश हुए थे उनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या नए नए आइडियाज मिल सकते हैं, वो होते हैं हमारे रिव्यू आर्टिकल्स। आर्टिकल को हम 3 टाइप्स से रिव्यू कर सकते हैं। फर्स्ट इज नरेटिव रिव्यू, सेकंड इज सिस्टमैटिक रिव्यू, एंड थर्ड इज मेटा एनालिसिस या मेटा रिव्यू भी हम इसको बोलते हैं। ये अगर हम इसको देखें तो ये एक सीक्वेंस में भी चलते हैं, जो कि एक नरेटिव रिव्यू है जो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, एज इट एज डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज नरेटिव रिव्यू। इससे अगर हम थोड़ा सा आगे अगले स्टेप पर चले, जहां पर इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और पर्टिकुलर कर दिया जाता है, स्पेसिफिक कर दिया जाता है, दैट इज सिस्टमैटिक रिव्यू, जहां पर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पर्टिकुलर हो जाते हैं, और हम एक साइंटिफिक, इंडक्टिव और डिडक्टिव के वे से हम क्या करते हैं, हम हमारे आर्टिकल्स को रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। तो यहां पर हम सिस्टमैटिक रिव्यू, अगर हम सिस्टमैटिक रिव्यू से भी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं, दैट इज मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस मतलब कि जहां पर हम मेटा कॉग्निशन से रिलेटेड हम पूरे माइंड को यूज करके क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, जहां पर हम इफेक्टिवनेस देखते हैं, उसको असेस करते हैं, हम ट्रीटमेंट का तरीका देखते हैं, मेथड देखते हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब हम हाई लेवल पे एनालिसिस करते हैं, जब हम हाई लेवल पे आर्टिकल को रिव्यू करते हैं, दैट इज मेटा एनालिसिस। ये तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी आर्टिकल के रिगार्डिंग, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मेजर टर्म्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में ये टर्म्स पूछी जाती हैं।
तो टर्म्स में सबसे फर्स्ट टर्म हम करेंगे डिसर्टेशन एंड थीसिस। डिसर्टेशन और थीसिस दोनों को ही कई बार इंटरचेंजेबल भी यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों टर्म्स का जो मतलब है वो अलग अलग ही होता है। अगर हम दोनों का मतलब देखें तो कॉमनली ये क्या होते हैं, ये एक लार्ज रिटन रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। दैट मीन्स कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर हमने कुछ लिखा है, लार्ज राइटिंग्स मतलब कि बहुत काफी ज्यादा पेजेस हमने इसमें भरे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसर्टेशन या थीसिस। लेकिन डिसर्टेशन और थीसिस का कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। किस तरीके से, अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें या यूके के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, तो जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, या जिसे हम मास्टर्स बोल सकते हैं, एमफिल करते हैं, उस टाइम पे अगर हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम कुछ अपनी राइटिंग्स लिखते हैं तो उसे बोला जाता है डिसर्टेशंस। लेकिन अगर वहीं ये इंडिया और यूके के लेवल पे अगर हम पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी के दौरान हम क्या करते हैं, कुछ हमारी फाइंडिंग्स को लिखते हैं, हम रिसर्च प्रोजेक्ट को राइट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थीसिस बोलते हैं। अब इसी के उल्टा अगर हम चले तो यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर उल्टा सिस्टम होता है। उल्टा सिस्टम इन द सेंस कि अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो वहां पर डिसर्टेशंस प्रिपेयर किए जाते हैं, और अगर वो ग्रेजुएशन, मास्टर्स या एमफिल की बात करें तो वहां पर थीसिस लिखे जाते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में हमारे जो दोनों ही चीजें हैं, डिसर्टेशन और थीसिस, दोनों ही डिफरेंट हो जाती हैं। अब कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या इंडिया में जो मास्टर्स या एमफिल लेवल पे होंगे उसे ही डिसर्टेशन बोला जाएगा, पीएचडी लेवल वाले को डिसर्टेशन नहीं बोला जा सकता? सो यहाँ पर बोला जा सकता है। किस तरीके से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो खुद का एक कंडक्ट फॉलो करती हैं, जहां पर वो ये बोलती हैं कि अगर आप एमफिल कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो आप डिसर्टेशन की जगह थीसिस लिखो, और अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो डिसर्टेशन लिखो। तो ये बेस करता है आपकी कंट्री पे भी प्लस आपकी यूनिवर्सिटी पर भी। अब डिफरेंस करते हैं थीसिस और डिसर्टेशन में डिफरेंस क्या होते हैं। हम इस डिफरेंस को यूके और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में लेके चलेंगे, क्योंकि यूएस का जो प्रोस्पेक्टिव है वो अलग हो जाता है। हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में लेके चलेंगे। तो थीसिस क्या है, जहां पर हम पीएचडी कर रहे हैं, और डिसर्टेशन कहाँ होती है, जहां पर हम मास्टर्स एमफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर हम थीसिस करते हैं तो थीसिस में रिक्वायर्ड होता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हमें कलेक्ट करना है, उसी को एनालाइज करना है, उसी पे ही बेस्ड हमें रिसर्च करनी है, तो उस पे होता है थीसिस। लेकिन डिसर्टेशन में क्या होता है, सेकेंडरी डाटा को भी यूज किया जा सकता है। अब देखो, अगर हम प्राइमरी डाटा को यूज करेंगे तो जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी वो काफी बड़ी बड़ी निकलेंगी, जो हमारा टाइम होगा वो भी काफी ज्यादा यूज होगा। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है जब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करना है तो टाइम कंजप्शन जो होती है वो कम हो जाती है। टाइम कंजप्शन कम क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्सन टू पर्सन नहीं जाना है डाटा कलेक्ट करने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड डाटा होगा जिसे हम यूज कर लेंगे। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा मैंने आपको करवाया था, यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। सो यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है, इसीलिए ये शॉर्ट भी हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक चीजें हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस सेकेंडरी डाटा में से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। थीसिस के अंदर हम हाइपोथेसिस को क्लेम करते हैं, लेकिन डिसर्टेशन के अंदर हमारी जो हाइपोथेसिस होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ आती है, डिसर्टेशन में आती है, और क्लेम कहाँ आता है, थीसिस में आता है। नेक्स्ट टर्म आती है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस देखो क्या होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च करने के लिए अप्रूवल हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती। हमें क्या करना होता है, रिसर्च के लिए एक अप्रूवल लेनी होती है अथॉरिटीज से, और अथॉरिटीज हमें अप्रूवल बिना किसी वैलिड रीजन के नहीं देंगी। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, रिसर्च का हमें एक प्रपोजल तैयार करना होता है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारे रिसर्च का टॉपिक लिखते हैं, उसकी सोशल रेलिवेंस लिखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, वो हमें लिखना होता है। प्लस हमें बहुत सारा ऐसी चीजें लिखनी होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं अथॉरिटीज के द्वारा। तो हम उस पूरे प्रपोजल को रखते हैं अथॉरिटीज के सामने। अगर अथॉरिटीज को लगता है कि रिसर्च करना अच्छा है, वैलिड है, हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, काफी अच्छी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, तो अथॉरिटीज क्या करती है, इस चीज को अप्रूवल दे देती हैं। और जैसे ही हमें अप्रूवल मिल जाता है तो हमारा जो प्रपोजल है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया, और देन हम रिसर्च कर सकते हैं। तो जब भी हम हमारे जो प्रपोजल होता है उसको तैयार करते हैं, अप्रूवल लेते हैं अथॉरिटीज से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट
दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फर्स्ट इज टेबल ऑफ कंटेंट एंड सेकंड इज इंडेक्स। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जब भी आप कोई बुक देखते हो उसके सबसे फ्रंट पेज पे लिखा होता है कंटेंट। कंटेंट में क्या लिखा होता है कि कितने चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स किस किस पेज नंबर पे हैं, तो ये चीज लिखी होती है ना, तो उसी को बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पर होता है? बुक की स्टार्टिंग में होता है। इसमें चैप्टर्स लिखे होते हैं, मेजर सेक्शंस लिखे होते हैं कि थीसिस के कौन कौन से सेक्शंस है, लाइक इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद हम लास्ट में रेफरेंस पे जाते हैं। तो जितने भी सेक्शंस होते हैं थीसिस के, डिसर्टेशन के, आर्टिकल के, रिसर्च पेपर के या किसी भी रिसर्च राइटिंग के, तो वो लिखे होते हैं प्लस पेज नंबर उसके साथ लिखा होता है कि ये चीज ऐसे ही है। हमें सीक्वेंसली फॉलो करना होता है, मतलब इसका एक सीक्वेंस होता है कि सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे हम नॉर्मली कोई भी बात करें, जैसे हमारे पास एक बुक है, उस बुक का अगर हमने फर्स्ट चैप्टर ही नहीं पढ़ा, हम सीधा ही 7th चैप्टर पे 8th चैप्टर पे चले गए तो हमें समझ नहीं आएगा। जिस तरीके से मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करो, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से अब आप 8th वीडियो देखोगे तो आपका वो फ्लो भी बन जाएगा और आपको चीजें समझ भी आएंगी। उसी तरीके से आप एक बुक को फॉलो करते हो। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है, पेज नंबर क्यों दिए जाते हैं या कंटेंट क्यों दिया जाता है, सो दैट अगर आपको डायरेक्टली कोई चैप्टर पढ़ना है, आपने 6-7 चैप्टर आपके काम के नहीं है या आपको नहीं चाहिए है, 8th चैप्टर ऐसा आया जो आपको रिक्वायर्ड है पढ़ना, तो आप डायरेक्टली उस पेज पे जंप कर सको, सो दैट आपको बेनिफिशियल रहता है कंटेंट। नेक्स्ट आता है इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ होता है? इंडेक्स बुक के लास्ट में होता है, जो आपको कीवर्ड्स बताता है। क्या बताता है? कीवर्ड्स बताता है कि ये कीवर्ड्स हैं, इनके मतलब ये हैं, और साथ ही पेज नंबर दे दिया जाता है कि ये वर्ड जो है वो किस किस पेज नंबर पे यूज हुआ है। तो आप डायरेक्टली उस पेज पे जाकर उस वर्ड का मतलब पढ़ सकते हो, उसका पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे जो एट द एंड ऑफ द बुक या डॉक्यूमेंट जो है वो इंडेक्स दिया जाता है। अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है इसको अल्फाबेट्स के फॉर्म में, कि सबसे पहले जो कीवर्ड्स आएंगे वो ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरीके से लेके ए टू जेड ये पूरे सीक्वेंस में चलते हैं। और इसमें क्या होता है? कीवर्ड्स होते हैं और साथ ही पेज नंबर भी दिए जाते हैं, सो दैट हम इजिली उस कीवर्ड को हमारी बुक में फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट हमारे 2 टर्म्स आती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रेफरेंस एंड सेकंड इज बिब्लियोग्राफी। इन दोनों ही टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं रेफरेंस की। रेफरेंस क्या होता है? जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आप थीसिस लिख रहे हो, आप डिसर्टेशन लिख रहे हो, उसके एंड में आप क्या लिखते हो? रेफरेंस लिखते हो। रेफरेंस क्यों लिखे जाते हैं? ताकि आपने जो भी चीजें ऑनलाइन उठाई हैं या किसी भी पर्सन की बुक से उठा ली हैं, तो उस चीज को आप उसी तरीके से साइट कर सको। साइट मतलब कि आप उसको उसी तरीके से प्रेजेंट कर सको और बता सको कि ये चीज मैंने इस बुक से ली है, इस मैंने यूट्यूब चैनल से ली है, इस मैंने ब्लॉग से ली है, किस चीज से ली है, आप वहां पर रेफरेंस दिखा सकते हो। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि हम क्रेडिट दे सकें उस पर्सन को जिसकी वो फाइंडिंग्स है या जिसने उस चीज का इनिशिएटिव लिया है, उसने उस चीज को लिखा है, जो उस चीज का ओरिजिनेटर है, उस पर्सन को क्रेडिट देने के लिए, एक्नॉलेजमेंट देने के लिए, ग्रेटिट्यूड देने के लिए कि हम आपकी इस चीज को यूज कर रहे हैं, तो लिखे जाते हैं रेफरेंस। ये क्या करते हैं? ये हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि कल को अगर हमारे किसी भी आर्ग्यूमेंट पे या हमारी किसी भी लिखी गई लाइन पे कल को ऑब्जेक्शन उठ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? उस चीज को वेरीफाई करके दिखा सकते हैं कि ये चीज मैंने उस बुक में से ली है। हम क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं। रेफरेंस उन चीजों का लिया जाता है जो कि हमने हमारी थीसिस में, डिसर्टेशन में, रिसर्च पेपर में या आर्टिकल में हमने लिखी है, उसी चीज का हम क्या करते हैं? रेफरेंस लिखते हैं। ये अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिकली दोनों हो सकते हैं। और ये क्या होती है? लिस्ट ऑफ सोर्स होते हैं कि कहाँ से हमने जो ये डाटा है वो उठाया है या कहाँ से हमने ये लाइंस उठाई हैं, तो वो हम क्या करते हैं? रेफरेंस की फॉर्म में लिख देते हैं। रेफर्ड इन रिसर्च वर्क, कि रिसर्च वर्क में हमने जिन जिन चीजों को लिया है उनको हम क्या करते हैं? रेफर्ड करते हैं या रेफरेंस हम लिखते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है साइटेशन। साइटेशन मतलब मैंने आपको बताया कि जो जो चीजें हमने कहीं से उठाई हैं, चाहे वो किसी बुक से उठाई गई हो, किसी और रिसर्च पेपर से उठाई गई हो, किसी और रिसर्च थीसिस से उठाई गई हो, डिसर्टेशन से उठाई गई हो, उसको हम क्या करते हैं? साइट करते हैं। साइट मतलब वहां से उठा लेते हैं या वहां से उठा के हमारी रिसर्च में लिख देते हैं, दैट इज साइटेशन। अब साइटेशन और रेफरेंस में भी डिफरेंस होता है। साइटेशन जब भी हम लिखते हैं तो साइटेशन के अंदर हमारे क्या लिखा जाता है? सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं ऑथर नेम लिखते हैं, हम पब्लिकेशन डेट लिखते हैं कि कब उस चीज को पब्लिश किया गया है, उसका पेज नंबर क्या है, और जो साइटेशन होती है उसको हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, साइटेशंस को ब्रैकेट में लिखा जाता है। लेकिन अगर हम रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस में काफी कुछ लिखा जाता है, लाइक ऑथर कौन है, टाइटल ऑफ द बुक हो जाता है इसमें, या पब्लिकेशन डेट की कब पब्लिश हुई है, पेज नंबर हो जाता है,
और जो रेफरेंस होते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट के या थीसिस के एंड नोट पे लिखी जाती है। अब एंड नोट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। दो चीजें होती है, एक फुट नोट होता है और एक एंड नोट होता है, लेकिन जो रेफरेंस होती है वो एंड नोट पे लिखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं इसमें बिब्लियोग्राफी। देखो रेफरेंस वो होता है जो आपने लिखा है, लेकिन बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जो चीजें आपने किसी भी बुक से पढ़ लिया लेकिन उस चीज को आपने एज इट इज नहीं लिखा है, आपकी सिर्फ नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए जिन चीजों ने रोल प्ले किया है वो आता है बिब्लियोग्राफी के अंदर। प्लस इसके अंदर रेफरेंस भी आ जाते हैं, जो चीजें आपने लिखी हैं वो भी, और जो चीजें आपने नहीं लिखी हैं उन चीजों ने, उन बुक्स ने, उन लाइंस ने आपको कुछ आइडिया दिया है, वो भी इसमें आ जाती है बिब्लियोग्राफी में। ऑल द मटेरियल टू कंसल्ट ड्यूरिंग द रिसर्च। रिसर्च के पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपने जितनी भी चीजों से हेल्प ली, अब देखो आप पढ़ते 10 बुक्स हो, उस 10 बुक्स में से आपको एक बुक काम की लगी तो एक बुक आपने रेफरेंस में लिख दी, लेकिन उन 10 बुक से आपको एक आइडिया तो मिला, आपको एक जर्नल आइडिया जहां से मिला वो भी कहां पर हम लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखते हैं। ये भी अल्फाबेटिकली भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकली भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। अगर आप अल्फाबेटिकली फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी दोनों ही अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हैं, प्लस न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं। अगर आपका जो फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है वो न्यूमेरिकली है, तो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, इसको भी अब हम करेंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर एक तो टेक्स्ट साइटेशन जो आपने यहाँ पर रेफरेंस में किया था, तो मतलब जो आप रेफरेंस में लिखते हो वो भी आप बिब्लियोग्राफी में लिखते हो, प्लस जो अदर सोर्सेज हैं, चाहे आपने एक जर्नल व्यू लेने के लिए आपने उन बुक्स को पढ़ा, साइट पे आपने विजिट किया, वो भी आप क्या है बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हो। कैन नॉट यूज टू सपोर्ट आर्ग्यूमेंट। अगर किसी भी पर्सन ने आपके किसी आर्ग्यूमेंट को चैलेंज कर दिया तो आप बिब्लियोग्राफी को यूज नहीं कर सकते, आप किसको यूज कर सकते हो, रेफरेंस को यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बिब्लियोग्राफी क्या है, बिब्लियोग्राफी के अंदर आपका रेफरेंस भी आ जाता है, प्लस वो चीजें भी आ जाती हैं जो आपने जर्नल व्यू के अंदर ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी टर्म है वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी होती है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, उससे छोटी टर्म की अगर हम बात करें जिसके अंदर हमने सिर्फ ये कहा कि वो चीजें लिखेंगे जो कि हमने हमारी जो भी थीसिस है, डिसर्टेशन है, उनके अंदर लिखी है, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा रेफरेंस। ठीक है, दैट इज रेफरेंस। और अगर हम इससे भी छोटी चीज की बात करें तो ये छोटी चीज कौन सी होती है, दैट इज साइटेशन। तो सबसे फर्स्ट हमारा बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस एंड देन साइटेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, एक तरीके से एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर हम अटैच कर सकें किसी भी रिपोर्ट में तो उसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होते हैं यूजफुल टू इंक्लूड देम इन द रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी थीसिस है, इवन डिसर्टेशन है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ यूजफुल चीजों को इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चनर या शेड्यूल, हमने क्या किया, हमने रिसर्च की, रिसर्च के अंदर हमने डाटा कलेक्ट करना था। अब डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने बनाए क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवाया है, विद एग्जांपल कराया है। ऑनलाइन शॉपिंग का मैंने एक सैंपल लिया था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चनर डिस्क्राइब किया था। तो अब क्वेश्चनर क्या होता है मैं आपको ये नहीं करवा रही हूँ। सीधी सी बात ये है कि आपको डाटा कलेक्ट करना है और आपने एक क्वेश्चनर फ्रेम किया, क्वेश्चनर लोगों तक पहुंचाया, उनसे क्या है डाटा कलेक्ट किया। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स निकाल दी, रिपोर्ट लिख दी। अब रिपोर्ट लिखने के बाद या आपने जो थीसिस है वो लिखने के बाद एट द एंड ऑफ दैट रिपोर्ट और थीसिस आपने अपेंडिक्स को भी अटैच कर दिया। दैट मीन्स आपने उस क्वेश्चनर को या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको लगी कि यूजफुल है इंक्लूड करना, तो आपने क्या किया, उस अपेंडिक्स में आपने उस क्वेश्चनर को या एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये काउंट नहीं होती पेजेस या वर्ड्स में, कि हमारे पास एक लिमिट थी कि अगर हमने रिसर्च करनी है तो हमें 100 पेजेस में करनी है, हमें पूरी रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस जो है वो 100 पेजेस में कंप्लीट कर देनी है। लेकिन हमने क्या किया, कुछ एडिशनल पेपर्स ऐड कर दिए। तो जो ये एडिशनल पेपर जो कि अपेंडिक्स के अंदर आएंगे, इसको हम हमारे रिसर्च के पेजेस में ऐड नहीं करेंगे। मतलब हमारे रिसर्च के पेजेस जो होंगे वो 100 अलग होंगे। उसके बाद हमने 5-7 पेज जो हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लगाए हैं, जो कि अपेंडिक्स का पार्ट है, वो हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। 100 के बाद जितने लगेंगे वो होंगे अपेंडिक्स। लेकिन वहां पर हमें मेंशन करना होगा कि ये क्या है, अपेंडिक्स है। इसके अंदर हम क्वेश्चनर लगा रहे हैं, हम शेड्यूल लगा रहे हैं, हम ये वाले डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वहां पर अटैच कर रहे हैं।
और अपेंडिक्स क्या है, एक तरीके का यूजफुल वे है उस इंफॉर्मेशन को भी रिवील करने के लिए जो हम पूरी रिसर्च के अंदर नहीं दिखा सकते। जैसे कि क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर को हम रिसर्च के अंदर नहीं दिखा सकते कि हमने ये क्वेश्चनर भरवाया था, लेकिन अगर हम अपेंडिक्स में शो कर देते हैं तो क्वेश्चनर हम दे सकते हैं, जो कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ दिए होते हैं, चाहे वो कोई भी बुक के अंदर हो, किसी चैप्टर के अंदर हो, कोई रिपोर्ट के अंदर हो, डॉक्यूमेंट के अंदर हो, थीसिस के अंदर हो, डिसर्टेशन के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर जब भी आपको कोई रिटन पैराग्राफ होता है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब थोड़ा टिपिकल होता है, या हम ये बोलें कि उसका मतलब अगर किसी और लैंग्वेज में देखा जाए तो कुछ और निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वहां पर हम कुछ फुट नोट्स या एंड नोट्स देते हैं। फुट नोट जो होता है वो एक पेज के एंड में दिया जाता है, लेकिन जो एंड नोट होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के, किसी चैप्टर के, किसी थीसिस के, किसी पूरी रिपोर्ट के, बुक के एंड में दिया जाता है। ठीक है, तो फुट नोट मतलब पैरों में, फुट मतलब पैर, मतलब पूरी एक पेज के बाद, लेकिन यहाँ पर एंड नोट मतलब जो बिल्कुल एंड में, किसी भी एक चैप्टर के एंड में या किसी बुक के एंड में दिया जाता है, दैट इज एंड नोट। अब दोनों में सिमिलर चीज क्या होती है कि जब भी कोई पैराग्राफ होता है या कोई भी लाइंस होती हैं तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो टिपिकल होते हैं, तो उनके ऊपर कुछ सिंबल्स दिए होते हैं। लाइक जैसे ये सप्लीमेंट है, इस सप्लीमेंट के ऊपर क्या होगा, एक स्टार लगा होगा। फिर सप्लीमेंट के बाद जैसे बॉटम है, बॉटम के ऊपर 2 स्टार्स दिए होंगे। फिर अगर हम कोई चीज देखें, लाइक हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो इसके अंदर 3 स्टार लगे हुए, ऐसा हो सकता है। या इसको न्यूमेरिकली भी दिखा सकते हैं, लाइक सप्लीमेंट पे 1, बॉटम पे 2, इंफॉर्मेशन पे 3, या उसके बाद जैसे यहाँ पे डिफिकल्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। या फिर इसमें एक और मेथड यूज हो सकता है अल्फाबेटिकली, लाइक इसमें सप्लीमेंट के ऊपर लिख दिया जाएगा A, फिर बॉटम के ऊपर लिख दिया जाएगा B, इंफॉर्मेशन के ऊपर लिख दिया जाएगा C, डॉक्यूमेंट डिफिकल्ट के ऊपर लिख दिया जाएगा D, या इस तरीके से और भी काफी जो वर्ड्स हैं वो लिखे जा सकते हैं। लेकिन एंड नोट या फुट नोट में क्या होता है कि इस पूरे पेज के एंड में आपको एक ऐसे लाइन लगा दी जाएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा 1। अगर यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अल्फाबेटिकली चल रहा था, A चल रहा था तो यहाँ पर A आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 स्टार था तो यहाँ पर भी एक क्या है, स्टार लग जाएगा। उसके आगे लिखा जाएगा सप्लीमेंट। सप्लीमेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा कि सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एडिशनल, समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फुट नोट। लेकिन अगर यही चीज पूरे चैप्टर के बाद लिखी जाए, पूरे चैप्टर के बाद यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर नहीं, मतलब एक पूरे चैप्टर के बाद, पूरे बुक के बाद एक खाली पेज पे लिखा जाए 1, जिसमें सप्लीमेंट, वही चीज एडिशनल या फिर समथिंग एक्स्ट्रा, तो बस फर्क इतना है कि फुट नोट क्या होता है, उसी पेज के लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन जो एंड नोट होता है वो उस चैप्टर के लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर फुटनोट क्या कहता है कि सप्लीमेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के लास्ट में लिखा जाता है। इसको फाइंड करना इजी होता है क्योंकि उसी पेज के लास्ट में है, और यहाँ पर टू द पॉइंट चीज लिखी होती है, ज्यादा डिटेल्ड नहीं होती है। लेकिन एंड नोट क्या होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन, वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, बुक होता है, चैप्टर होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको एंड में जाना पड़ेगा, पूरी बुक को क्रॉस करके एंड में देखना पड़ेगा, या पूरे चैप्टर के एंड में आपको ये चीज मिलेगी। डिफिकल्ट टू फाइंड है क्योंकि आपको पूरे लास्ट में आपको मिलेगा, चाहे वो चैप्टर के लास्ट में हो चाहे बुक के लास्ट में हो, सेम पेज के फुट पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू फाइंड है, प्लस इसको डिटेल्ड में लिखा जाता है। इसी पेज के अंदर हम ज्यादा डिटेल नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम चैप्टर के बाद लिखते हैं या पूरे बुक के बाद लिखते हैं तो हम थोड़ी एडिशनल और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कुछ एब्रीवेशंस होती हैं। एब्रीवेशंस क्या होती हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो कि रेफरेंस में यूज की जाती हैं या फुटनोट एंड नोट में यूज की जाती हैं। रेफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, फुटनोट क्या होता है वो बता दिया है, एंड नोट क्या होता है वो बता दिया है। एक चीज मेरे यहाँ से माइंड में स्किप हो गई थी, अब मैं आपको बता देती हूँ रेफरेंस वाला, कि अगर मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस में आप क्या करते हो, किसी सामने वाले बंदे को क्रेडिट देते हो कि मैंने आपका कंटेंट क्या है कॉपी किया है, या मैंने आपका कंटेंट अपनी रिसर्च में यूज किया है। लेकिन अगर आपने किसी पर्सन के कंटेंट को यूज किया है और आपने उस पर्सन को उसका क्रेडिट नहीं दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, उसका ग्रेटिट्यूड फील नहीं करवाया कि हमने आपका कंटेंट यूज किया है, तो इसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, जो कि हमने रिसर्च मिसकंडक्ट में किया था, रिसर्च एथिक वाली वीडियो में, तो आप वो भी जरूर देख लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेगरिज्म। 3 तरह के हमने प्लेगरिज्म किए थे, 3 टाइप थे प्लेगरिज्म के, वो भी आप कर लेना। अब हम बात कर रहे थे
एब्रीवेशंस की। एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आती है, दैट इज IBID। IBID जो कि लेटिन वर्ड एबिडम, जिसका मतलब क्या होता है? सेम। सेम मतलब सिमिलर से किसी चीज का होना, जिसे हम इन शॉर्ट IBID बोलते हैं। जो ये एब्रीवेशंस है ये आपसे PYQ में पूछी गई हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी आपसे पूछी जाएंगी। तो इस IBID को यूज कहां पर किया जाता है? जहां पर सेम ऑथर का नाम आ जाए या सेम सोर्स का नाम आ जाए। इमीडिएट प्रोसीडिंग रेफरेंस, दैट मीन्स यहां पर मैंने एग्जांपल भी लिया है, जैसे आप रेफरेंस लिख रहे हो, रेफरेंस में सबसे फर्स्ट नाम आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में अपना ही नाम लिया, खुशी रानी। ठीक है, अब ये नाम तो आ गया है, अब अगर रेफरेंस में दूसरा नाम भी सेम ही देना है तो यहाँ पर दोबारा से आपको खुशी रानी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? IBID। जैसे अगर आपको याद हो तो हम कभी भी कोई चीज लिखते हैं तो जैसे कोई चीज रिपीट होती है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? 2 ऐसे साइंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ ये चीज क्या है? सेम है। लेकिन हमें यहाँ पर रिसर्च में इन सिंबल्स को यूज नहीं करना होता है, हमें लिखना होता है IBID, जिसका मतलब क्या होता है कि सेम एज फर्स्ट, कि जो फर्स्ट पर्सन है वही सेकंड पर्सन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? IBID, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आता है OP साइट। OP साइट जिसका लेटिन वर्ड क्या है? ओपस साइटेटम, जिसका मतलब क्या होता है? वर्क साइटेड। अब वर्क साइटेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑथर जिसको पहले हमने रेफरेंस में लिख दिया है, अब उसका इमीडिएट प्रोसीडिंग तो नहीं है लेकिन 2-3 पर्सन्स के बाद उसका नाम रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? OP साइट लिखते हैं। रेफरेंस लिस्ट अर्लियर बाय द सेम ऑथर, कि हमने जो रेफरेंस लिस्टेड है उसके अंदर हमने ऑलरेडी उसको लिख दिया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर याद रखने की जरूरत क्या है कि यहाँ पर इमीडिएट प्रीसीडिंग नहीं है जिस तरीके से यहाँ पर थी। जैसे फर्स्ट के बाद दोबारा उसी पर्सन का नाम आ जाए तो IBID, लेकिन उसके बीच में 3-4 पर्सन का और नाम आ गया, इवन 3-4 क्या 5-7-10-15 लोगों को हमने रेफरेंस में लिख दिया, उसके बाद सेम पर्सन का रेफरेंस आ रहा है, तो हम वहां पर दोबारा उस पर्सन का नाम ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं? OP साइट लिखते हैं, जो कि नॉट इमीडिएट प्रोसीडिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा लोक साइट। अब देखो लोक का मतलब क्या होता है? लोकेशन। लोकेशन मतलब जो चीज हमने क्या है? लोकेटेड की है। और इस वर्ड का ओरिजिन, इस एब्रीवेशन का ओरिजिन कहां से हुआ है? लेटिन वर्ड से हुआ है, लोको साइटेटो, जिसका मतलब क्या होता है? प्लेस साइटेड। प्लेस मतलब लोकेशन, जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना लोकेशन, उसी तरीके से प्लेस साइटेड। फुटनोट और एंड नोट यूज्ड टू रिपीट द टाइटल एंड पेज नंबर। जब भी हमारे किसी भी फुटनोट में या किसी भी एंड नोट में, जो मैंने आपको अभी समझाया कि पेज के एंड में होगा या फिर पूरे चैप्टर के एंड में होगा, पूरे आर्टिकल के एंड में होगा, पूरी बुक के एंड में होगा, तो वो होता है हमारा एंड नोट। इन दोनों में ही जब हम किसी भी टाइटल को या किसी भी पेज नंबर को रिपीट कर रहे हैं तो वहां पर हम उस टाइटल को या उस पेज नंबर को रिपीट ना करते हुए हम क्या लिखते हैं? वहां पर loc.sit लिखते हैं। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होता है कि ये चीज ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ETAL। अब इसको मैं अगर बता दूं तो मार्च 2023 में जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट वाला, तो उसमें ये चीज पूछी गई थी कि ETAL वो किस लिए यूज की जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी रिसर्च है या कोई भी चीज है वो एक से ज्यादा लोगों ने मिलके किया है, लेकिन नाम वहां पर किसी एक पर्सन का शो किया जाता है, उस पर्सन ने अकेले तो काम नहीं किया, तो उस बाकी पर्सन को भी क्रेडिट देना है लेकिन नाम नहीं लिखना, तो वहां पर हम लिख देते हैं ATAL, मोर देन वन ऑथर बट नो नीड टू मेंशन ऑल, कि काम किसने किया? बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन सबको मेंशन करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जैसे मैं हूं, मैंने कोई भी रिसर्च की, उसको करने में मैंने अकेले ने पूरी वर्किंग नहीं की, मेरे काफी फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की, लेकिन मैंने क्या किया? उनका नाम नहीं लिखा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल इसके अंदर आ जाते हैं कि काफी लोगों ने काम किया लेकिन नाम सिर्फ एक का, लेकिन नाम के पीछे ATAL लगाना जरूरी है सो दैट ये वर्ड ही क्रेडिट दे दे उन लोगों को जिन लोगों ने हेल्प की है। अब कुछ टर्म्स और हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, या किस तरीके से जो ये चीजें हैं वो वर्क करती हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है मीटिंग। मीटिंग क्या होता है कि जब कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, उसे हम बोलते हैं मीटिंग। कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल
फॉर अ पर्पस, कि किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी उद्देश्य के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं मीटिंग। नेक्स्ट आता है सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या होता है? एक फॉर्मल मीटिंग होती है जहां पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही ऑडियंस होते हैं। दैट मीन्स कुछ एक लोग होते हैं और वो लोग ही बाद में पार्टिसिपेंट बनते हैं। और जो भी लोग हैं, ऑडियंस हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? वो एक्सपर्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो किसी भी एक कॉमन टॉपिक पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बाद उसी टॉपिक पे क्या होती है? डिस्कशन चलती है। और जो सिंपोजियम होती है वो 1 डे होती है, क्योंकि जो ये डिस्कशन है एक्सपर्ट्स के बीच में वो एक दिन में ही कर ली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है कोलोक्वियम। ये एक एकेडमिक मीटिंग होती है जहां पर जो हमारी ऑडियंस होती है वो वेल एजुकेटेड होती है, क्योंकि एकेडमिक है तो वेल एजुकेटेड होना जरूरी है, लेकिन एक्सपर्ट होना यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिंपोजियम में बात करें तो एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट होना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वेल एजुकेटेड होने जरूरी है। यहाँ पर जो भी ऑडियंस होती है वो स्पेशलाइज्ड नहीं होती है, कोई एक्सपर्ट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली कॉन्फ्रेंस हमने काफी बार की होती है। तो कॉन्फ्रेंस क्या कहता है कि जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, और जो टॉपिक होता है वो कैसा होता है? वो जर्नल टॉपिक होता है। जब भी इस जर्नल टॉपिक पे कुछ लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। जो इसका टाइम होता है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक कॉन्फ्रेंस जो होती है वो 1 डे कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, 7 डेज, 10 डेज, मतलब इस तरीके से टाइमिंग अलग अलग डिपेंड करती है कि कॉन्फ्रेंस किस टॉपिक पे होने जा रही है। अगर टॉपिक लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डेज लगेंगे। अदरवाइज अगर कॉन्फ्रेंस एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस है तो वो 1 डे में भी हो जाती है। और जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके जो मेन टॉपिक रहते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री हो जाती है, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होती है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है, टीचर और पेरेंट्स के बीच में जो कॉन्फ्रेंस होती है, या फिर कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है किसी भी कंट्रीज के बीच में, तो क्या होती है? वहां पर भी कॉन्फ्रेंस होती है, सो दैट वहां पर पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा सके। तो कॉन्फ्रेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज क्या होता है? कि हमें कुछ कंसल्टेशन करनी है, हमें कुछ बातचीत करनी है, डिस्कशन करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वेबिनार। वेबिनार तो जब कोविड आया तो आपने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स लग रहे हैं, जो कि जूम प्लेटफॉर्म पे, गूगल मीट पे, ऑन द बेसिस ऑफ सम मीडियम हम बात करते थे, तो उसे हम क्या बोलते थे? वेबिनार। वेबिनार मतलब वेब, जहां पर हमारा क्या है? इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेबिनार। या फिर इसी कॉन्फ्रेंस को अगर हम किसी ऑनलाइन मेथड के फॉर्म में करते हैं तो दैट इज वेब कॉन्फ्रेंस, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिकली बोल सकते हैं, ऑनलाइन बोल सकते हैं, डिजिटली है, इंटरनेट की फॉर्म में है, या फिर विद द यूजेस ऑफ इंटरनेट है। ऑडियो वीडियो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑडियो एंड वीडियो। सो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो किस फॉर्म में हो रही है? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कांग्रेस। कांग्रेस क्या कहता है कि जब भी हम किसी फॉर्मल मीटिंग को करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा होता है, कोई भी हमारे ट्रेड एफिलिएशंस होते हैं, कोई भी मतलब इस तरह की कोई भी चीज, जब हम पॉलिटिकल या कंट्रीज के ट्रेड की बात करते हैं, तो जब भी हम इस टाइप की कोई मीटिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कांग्रेस। जब भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हुए हम क्या करते हैं? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेस बोलते हैं। अब 2 टर्म और आती हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास सेमिनार एंड सेकंड है वर्कशॉप। देखो, सेमिनार और वर्कशॉप जो है वो आपने अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में अटेंड की होगी। तो सेमिनार क्या होता है? जब किसी भी चीज की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, या कोई भी चीज थ्योरेटिकली हो रही है, जहां पर हम किसी चीज को करके नहीं दिखा रहे हैं, वो होता है हमारा सेमिनार। लेकिन अगर उसी चीज को हम परफॉर्म करके दिखाएं, हम किसी चीज को करके दिखाते हैं बाय हैंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्कशॉप बोलते हैं। तो सेमिनार थ्योरेटिकल होती है और वर्कशॉप क्या होती है? प्रैक्टिकल होती है। सेमिनार जो होती है एजुकेशनल एरिया में होती है, फॉर्मल होती है, इसमें ट्रेनिंग भी आ जाती है, टेक्निकल नॉलेज आ जाती है, इसमें ऑडियंस जो होती है वो स्मॉल ग्रुप रहता है, और टॉपिक जर्नल होता है। 1 डे के अंदर सेमिनार मोस्टली कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है 1 डे के अंदर कंप्लीट हो। कई बार 7 डेज का भी सेमिनार लगता है, 3 डेज का सेमिनार लगता है, तो वो भी सेमिनार्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्कशॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वर्कशॉप होता है वो प्रैक्टिकल होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, कि कोई भी चीज है वो आप करके दिखाओगे और सर्विलियंस के अंदर करके दिखाओगे। मतलब वहां पर आपकी कोई देख रेख कर रहा होगा कि काम किस तरीके से हो रहा है, आप ठीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो।
वर्कशॉप में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको हेल्प की जाती है कि किस तरीके से आप किसी चीज को करना सीख सकते हैं, तो वो किस में आता है, वर्कशॉप के अंदर आता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है या टॉपिक होता है वो स्पेसिफिक होता है, लेकिन सेमिनार में जो टॉपिक था वो क्या था, जर्नल था। यहाँ पर 1 डेज और सेवरल डेज, वही चीज की 1 दिन का भी वर्कशॉप हो सकता है, 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज, इवन 1 मंथ का भी वर्कशॉप होता है। तो टाइम डिपेंड करता है कि वर्कशॉप किस टॉपिक पे हो रहा है और कितना लॉन्ग चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सेमिनार और वर्कशॉप। तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर किया और सारी ही टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टर्म को लाइट नहीं ले सकते कि ये चीज छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं। आपसे ये सारी टर्म्स पीवाईक्यू में पूछी गई हैं और आने वाले टाइम में भी ये टर्म्स पूछी जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारी ही टर्म्स को बाय टिप्स याद कर लेना है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। मतलब मैंने आपको बताया था रेफरेंसिंग क्या होती है, रेफरेंस को लिखा जाता है, लेकिन उस रेफरेंस को लिखने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से स्टाइल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि रेफरेंसिंग के जो स्टाइल्स या फॉर्मेट है वो होते क्या हैं। जो रेफरेंस के फॉर्मेट है या स्टाइल है वो क्या बताते हैं, कुछ फॉर्मल प्रोटोकॉल्स बताते हैं या कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस बताते हैं, कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें रेफरेंस को लिखना होता है। अगर हम इन फॉर्मेट और स्टाइल को फॉलो करते हैं तो हमारे जितने भी डेविएशंस होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, या डेविएशंस को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। जहां पर हमारे डेविएशंस रिमूव हो गए और स्टैंडर्डाइज प्रमोट हो गई, वहां पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। दैट मीन्स हम यहाँ पर बायस्ड नहीं है, हमने अनबायस्ड रह के काम को किया है, हमने अनबायस्ड रह के रेफरेंस लिखे हैं। ठीक है, अब जो रेफरेंस होते हैं या फॉर्मेट या स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होती हैं, ये डिपेंड करती हैं रिसर्च फील्ड पे कि आप किस रिसर्च फील्ड में पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और डिपेंड करते हैं आपके टॉपिक के ऊपर कि आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो अलग अलग टॉपिक के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपका क्या है, अलग अलग स्टाइल्स या फॉर्मेट है। प्लस डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे कि वो आपको किस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए कहते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। कुछ एक स्टाइल्स के मैं आपको नाम बताऊंगी, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 स्टाइल्स जो आपको शो हो रहे हैं, APA एंड MLA। ये 2 फॉर्मेट हैं या 2 स्टाइल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फॉर्मेट है मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगी, आप उनकी फुल फॉर्म्स देख लेना गूगल से, जो कि आपके लिए सिर्फ फुल फॉर्म रिक्वायर्ड है, ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट होता है इसमें AAA स्टाइल, नेक्स्ट होता है ACS, थर्ड है AIP, फोर्थ है AMS, नेक्स्ट है AP, फिर आता है हमारा APA, फिर आता है ASA, फिर आता है GSA, फिर आता है हमारा NLA, फिर आता है MHRA। इसमें कुछ और भी आते हैं जैसे कि हार्वर्ड स्टाइल होता है, शिकागो होता है, टुरेबियन होता है। इसमें जो शिकागो है उसको हम यूज करते हैं अगर हम रिसर्च कर रहे हैं बिजनेस में, हिस्ट्री में, फाइन आर्ट में। और जो ये शिकागो फॉर्मेट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1906 में, और इसके बाद इसी शिकागो फॉर्मेट को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए जिसका नाम था टुरेबियन फॉर्मेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ 2 ही हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है APA, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। लेट 1920s हम बोल सकते हैं, अबाउट 1929 के अराउंड यहाँ पर ये जो APA फॉर्मेट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और नेक्स्ट आता है इसमें MLA। जो MLA है ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है जो कि 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब इनको एक एक नाम से और जानते हैं, जैसे कि APA है। APA को हम ऑथर डेट रेफरेंस स्टाइल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंसिंग स्टाइल होती है वो ऑथर के बाद डेट पे फोकस किया जाता है कि कब उस रेफरेंस स्टाइल को लाया गया। लेकिन जो MLA है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, इसको हम ऑथर पेज फॉर्मेट साइटेशन बोलते हैं कि यहाँ पर ऑथर के साथ पेज की वैल्यू होती है कि वो कितने पेजेस हैं। यहाँ पर जो ईयर होता है या डेट होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है, उसको पहले नहीं लिखा जाता। जैसे कि अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले ऑथर का सरनेम लिखा जाता है, फुल सरनेम। उसके बाद ऑथर का फर्स्ट नेम लिखा जाता है, और फर्स्ट नेम का भी सिर्फ इनिशियल लिखा जाता है। इनिशियल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सरनेम और यहाँ पर ऑथर नेम की बात करूं जो कि फर्स्ट नेम होगा,
वो किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, मेरा नाम है खुशी रानी, तो यहाँ पर जो रानी होगा वो क्या है, एक तरीके से सरनेम है, जो कि लास्ट नेम हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सरनेम है वो तो फुल लिखा जाएगा और साथ में पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा जो फर्स्ट नेम होता है, दैट मीन्स खुशी। खुशी का भी क्या आएगा, सिर्फ के आएगा। तो एपीए के अकॉर्डिंग जो नाम लिखा जाएगा रेफरेंस के अंदर, वो कैसे लिखा जाएगा, वो सबसे फर्स्ट लिखा जाएगा रानी और फिर लिखा जाएगा के। उसके बाद लिखा जाता है ईयर ऑफ आर्टिकल पब्लिश, कि कोई आर्टिकल है, कोई थीसिस है, कोई बुक है, तो वो कब पब्लिश हुई थी, तो उसकी पब्लिश ईयर हमें यहाँ पर लिखनी है। और ये किस में होती है, ये ब्रैकेट्स के अंदर होती है। फिर हम लिखते हैं आर्टिकल का टाइटल, फिर लिखते हैं जर्नल का टाइटल और फिर लिखते हैं जर्नल की वॉल्यूम। ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। और जो ये जर्नल का टाइटल और वॉल्यूम है, इसको हम इटैलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। इटैलिक आपको पता होगा तिरछा लिखा जाता है। जब भी किसी चीज को इटैलिक बोलते हैं ना, दैट मीन्स उसको थोड़ा सा ना टेढ़ा लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें एमएलए की, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसमें सबसे फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम जैसे कि यहाँ पे था, उसके बाद ऑथर का फर्स्ट नेम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनिशियल की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर फुल नेम लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले रानी फिर खुशी, ठीक है। फिर टाइटल ऑफ द सोर्स, की सोर्स का टाइटल क्या है, फिर उसके बाद लास्ट में पब्लिकेशन की डेट लिखी जाएगी और लोकेशन लिखी जाएगी कि कहां पर है, फिर पेज नंबर वगैरह आ जाते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के अंदर। अब कुछ चीजें और जो कि एपीए और एमएलए के अंदर आती हैं। एपीआई जो है वो यूज कहाँ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रेफरेंस के स्टाइल्स होते हैं, फॉर्मेट होता है, तो उनकी यूजेस अलग अलग होती है। कोई स्टाइल कहीं यूज होता है तो कोई स्टाइल कहीं यूज होता है। तो अगर हमारा जो टॉपिक है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है, बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मेट या स्टाइल यूज करेंगे, दैट इज एपीए। और अगर हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमनिस्टिक से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, एमएलए यूज करेंगे। इसमें जो टाइटल है उसको कैसे लिखा जाता है, उसको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, टेढ़ा लिखा जाता है, तिरछी फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर हम एमएलए की बात करें तो एमएलए में जो टाइटल होता है वो अंडरलाइन करके लिखा जाता है। फिर आता है नेसेसरी वर्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटलाइज, मतलब कि बड़े वर्ड्स में लिखा जाता है। और अगर कोई मेजर वर्ड्स होते हैं एमएलए में तो उसको कैपिटलाइज्ड यहाँ पर लिखा जाता है। सोर्स पेज इज टाइटल्ड एज रेफरेंस, जो भी सोर्स पेज होता है एपीए में उसे बोला जाता है रेफरेंस। और अगर हम बात करें सोर्स पेजेस जो कि टाइटल्ड होते हैं एमएलए के अंदर, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के अंदर, उसे हम बोलते हैं वर्क साइटेड। और एक चीज और, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, दैट मीन्स मॉडर्न मतलब ये बाद में आया। और ईयर्स के अकॉर्डिंग भी देखो तो ये 1920s के अराउंड आया है, और ये किस में आया, ये 1951 में आया है। तो मॉडर्न पहले ये था, उसके बाद चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें इसमें क्या है, कम कर दी गई। यहाँ पे हम रेफरेंस में हम बहुत सारी चीजें लिखते थे, उसको कम कर दिया गया एमएलए के अंदर। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, प्लस आप मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें भी देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि एपीए के अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट हमारा जो लास्ट नेम होता है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट नेम होता है उसका सिर्फ इनिशियल लिखा जाता है। इनिशियल मतलब फर्स्ट लेटर लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर, मेरा जो नाम है वो खुशी रानी है, तो यहाँ पर रानी के लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारा पब्लिकेशन ईयर आता है, कि कब जो वो आर्टिकल है, कब वो बुक छपी है, पब्लिश हुई है, उसका ईयर आएगा। जैसे 2022 में पब्लिश हुई है, उसका फिर आएगा टाइटल, कि जो आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम रेफरेंसिंग कर सकते हैं, या रेफरेंसिंग के इंपॉर्टेंट वेज कौन से हैं। तो मैंने अपने टाइटल का नाम ही यही दे दिया, लेकिन जो टाइटल आपकी रिसर्च की, आपकी रेफरेंस का है, वही यहाँ पर आप लिखोगे। उसके बाद आप टाइटल ऑफ द जर्नल लिखोगे कि जर्नल का टाइटल कौन सा है। उसके बाद आप लोग लिखोगे जर्नल का वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कौन सा, जैसे यहाँ पर मैंने 7th एडिशन लिखा है तो आप वॉल्यूम लिखोगे। फिर पेजेस लिखोगे कि पेज नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक, जो आपने अपनी रिसर्च में जो जिस भी चीज को यूज किया है उसका आप रेफरेंस दे रहे हो, तो वो चीज कहाँ पर मेंशन है, वो इस बुक के कितने नंबर पेज पे है। जैसे कि 298 से लेके 352 पेज नंबर तक क्या है, मेंशन है। तो ये चीज यहाँ पर लिखी गई है। अगर हम एमएलए के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने आपको बताया था कि सबसे
सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर रहता है वो रहता है लास्ट नेम और पूरा लिखा जाएगा, फिर आता है फर्स्ट नेम, वो भी पूरा लिखा जाएगा। यहाँ पर इनिशियल नहीं होता, यहाँ पर इनिशियल था लेकिन यहाँ पर फुल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रानी खुशी। फिर मैंने आपको टाइटल ऑफ सोर्स बता दिया, पब्लिकेशन डेट होगी, पेज नंबर हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, हमारी MLA एंड APA में आती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इस वीडियो से पहले जो मैंने आपको वीडियो करवाई थी दैट इज बेसिकली एथिक्स ऑफ रिसर्च, की रिसर्च के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है सो दैट हम हमारे जो एथिक्स हैं उसको हम वायलेट ना करें। तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है बिटवीन द फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग एंड एथिक्स। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप लोग पहले रिप्लाई करने की कोशिश करना। अगर आपको आंसर नहीं पता तो पॉज करके आंसर भी सुन लेना, क्योंकि मैं आपको साथ ही साथ आंसर भी प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये चीज PYQ में पूछी गई है। तो क्वेश्चन क्या आया था कि क्या एथिक्स का कोई रिलेशन है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग के साथ। देखो, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग क्या होते हैं, कि कुछ एक फॉर्मल प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आपकी जितनी भी डेविएशंस होती हैं वो दूर हो जाएंगी, स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट हो जाएगी और आप ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाओगे। आपकी जो रिसर्च या रेफरेंसिंग के अंदर जितनी भी बायसनेस है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इन फॉर्मेट और स्टाइल को फॉलो ना करें, चाहे वो APA है, MLA है, या जितने भी मैंने आपको स्टाइल्स बताए थे, जैसे कि मैंने आपको AAA बताया, AMS बताया, ASA बताया, GSA बताया, NLA बताया, MHRA बताया, शिकागो था, टुरेबियन था, हार्वर्ड था, तो कितने सारे मैंने आपको फॉर्मेट एंड स्टाइल्स बताए। तो ये जितने भी स्टाइल्स हैं अगर हम इनको फॉलो ना करें तो क्या हमारे एथिक्स वॉयलेट होंगे? तो यहाँ पर आंसर है नहीं। अगर आप इन स्टाइल्स, जितने भी स्टाइल्स मैंने आपको बताए, अगर उन्हें आप फॉलो नहीं भी करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस लिख देते हो, तो भी आपकी जो रेफरेंसिंग है उस पे एथिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब एथिक्स वॉयलेट नहीं होते हैं। तो एथिक्स और जो फॉर्मेट एंड स्टाइल्स हैं रेफरेंसिंग के, उनके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने किया आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च पेपर, थीसिस, डिसर्टेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने की। फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आज हमने कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सपोर्ट टू दिस चैनल. Thank you so much for listening me very carefully.